गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। क्या बात करेंगे? सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। इसको किसने डिस्कवर किया? बेथे एंड विस्कर ने किया था। ठीक बच्चों। और ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है, ये एम्पिरिकल क्यों बोला जाता है? जो फार्मूला फिट करके निकाला जाता है उसे एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जो फार्मूला फिट करके निकाला जाता है। सेमी मतलब क्या होता है? सेमी मतलब जो कि कुछ टर्म इसके क्या है, थ्योरेटिकल प्रूव किए गए हैं और कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया गया है। तो इन दोनों का जो सेटअप करके फार्मूला तैयार किया गया उसे हम लोग सेमी एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया? इसको बेथे और विस्कर ने डिस्कवर किया। बेथे एंड डिस्कवर ने किया। तो आइए देखते हैं कि ये जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है वो होता क्या है। तो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला ये वर्किंग बेस्ड ऑन लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस पर बेस्ड है। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी किस किस टर्म पे, किस किस एनर्जी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इस बात को इस टॉपिक में बताया जाता है। तो ये देखिए, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला SEMF फॉर अ न्यूक्लियस ZXA। ZXA के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है हमारा ये है। जो बाइंडिंग एनर्जी हमारा ये लिखा गया है। ये बाइंडिंग एनर्जी है। एक टर्म ये हो गया, माइनस ये टर्म, माइनस ये टर्म, माइनस ये टर्म, प्लस माइनस ये टर्म। ये सारी बातें क्या है, एक एक चीज करके हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखना बच्चों, ये बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी में जो पहला टर्म है हमारा, ये जो टर्म होता है ये किस टर्म, कौन सा टर्म है, इस टर्म को कहते क्या है? ये हमारा है वॉल्यूम एनर्जी टर्म। वॉल्यूम एनर्जी टर्म है, वॉल्यूम एनर्जी टर्म। तो एक एक टर्म के बारे में हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये जो दूसरा नंबर है इसे सरफेस एनर्जी टर्म कहते हैं। सरफेस एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। ये जो तीसरा नंबर है ये कोलंबियन एनर्जी टर्म है। कोलंबियन एनर्जी टर्म है, एनर्जी टर्म। ये जो तीसरा नंबर है एसिमेट्रिक टर्म है, एसिमेट्रिक टर्म है, एसिमेट्रिक टर्म है। और ये जो चौथा नंबर है वो फिफ्थ नंबर, 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर है, ये पेयरिंग एनर्जी टर्म है। एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म इसे लिख दो, एनर्जी टर्म। इसको पेयरिंग, पेयरिंग एनर्जी टर्म, एनर्जी टर्म। तो इन एनर्जी टर्म की वजह से क्या आया, हमारी बाइंडिंग एनर्जी आई। इसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी आई। तो इसके एक एक टर्म के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और ये कैसे आता है उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम वॉल्यूम एनर्जी टर्म की बात करते हैं। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ पे पहला नंबर क्या है हमारा, वॉल्यूम एनर्जी टर्म है। क्या है बच्चों, वॉल्यूम एनर्जी टर्म है। तो वॉल्यूम एनर्जी टर्म में मैंने लिखा, इफ ऑल न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट इक्वली इन द बाइंडिंग एनर्जी। कह रहे जितने भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जानते हैं क्या होता है, न्यूक्लियस इज द कॉमनली नेम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कॉमन रूप से हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो किसी न्यूक्लियस के अंदर, ये देखिए हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या बच्चों, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है।
इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं। तो न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियस है इक्वली कंट्रीब्यूट इन द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में इक्वली कंट्रीब्यूट होते हैं ये जितने भी न्यूक्लियस होते हैं। तो इसका मतलब जब इक्वली कंट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब कि जो इसकी जो वॉल्यूम एनर्जी होगी वो क्या होगा, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये है, इट मींस जो वॉल्यूम एनर्जी होगी ईवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो ईवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम कैसे निकलता आपको पता है, 4/3 पाई आर क्यूब, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर कर दी जाए तो होगा। और ये रिलेशन आपको पता, आर विल बी इक्वल टू आर नॉट, और क्या कहते हैं कि आर नॉट ए पावर 1/3, ये जानते हैं आप लोग। एनी प्रॉब्लम किसी को? अगर यहां से आर क्यूब निकालना हो तो आर नॉट कितना हो जाएगा भाई, दोनों ये इतना कर दोगे, ठीक है ना, क्यूब रूट ले लोगे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा ना। इतनी बात हो गई। ये चीजें मैं यहाँ पे रख दूंगा, ये चीजें यहाँ पे रख दूंगा। तो ईवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई, इसकी जगह आर नॉट क्यूब इंटू ए हो जाएगा। अब यहां से देखिए, ये सभी, अब भाई ये इस पर भी डिपेंड करेगा, केवल और केवल किस पर, मास नंबर पे डिपेंड करेगा ए, ठीक है ना। और बाकी टर्म जितने हैं भाई ये कांस्टेंट है, ये सब भी किस में चले जाएंगे, कांस्टेंट में चले जाएंगे। तो हम इस चीज को कुछ ऐसे लिख देते हैं, ईवी विल बी इक्वल टू ए वी इंटू ए। ए वी क्या है, ये कांस्टेंट है हमारा, ए वी क्या है, कांस्टेंट है। जो ए वी है हमारा क्या है बच्चों, वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट है, वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है। तो यहाँ ए के अलावा जो भी कुछ है सब कुछ एवी में होगा, कांस्टेंट है। तो एक एनर्जी टर्म मुझे मिल गया जिसे हम लोग वॉल्यूम एनर्जी टर्म कहते हैं, ठीक है ना। आइए अब सेकेंड एनर्जी टर्म की बात। जो सेकेंड एनर्जी टर्म है हमारा सरफेस एनर्जी टर्म है। क्या बच्चों, सरफेस एनर्जी टर्म है। कह रहा कि सरफेस न्यूक्लियस इंटरैक्ट विथ, surface nucleus interact with less number of nucleons as compared to interior nucleus. If this fact is taken into account, then binding energy decreases. आप लोग ये बताएं, अगर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, वो सॉरी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के क्या होता है कि जो सरफेस पर होंगे, न्यूक्लियस के जो सरफेस पर जो हमारे पास न्यूक्लियस होंगे वो क्या करते हैं, इंटीरियर न्यूक्लियस से कम होते हैं। यानी कुल मिला के ये कह लीजिए कि जो सरफेस पर है उसके पास जो नेबरिंग जो न्यूक्लियस होते हैं कम होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पे सरफेस पर ऐसे होंगे, सरफेस पर कम होते हैं, लेकिन जो इंटीरियर में होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इंटीरियर वाले के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा देन क्या है, सरफेस। सरफेस पर जो न्यूक्लियस है उनके आसपास जो क्या होते हैं, नेबरिंग न्यूक्लियस होते हैं, कम होते हैं। तो क्या हो जाएगा, उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा क्या होगा, लेस होगा। जबकि क्या करते हैं, इंटीरियर में जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। इसलिए सरफेस पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जो इंटरेक्शन होगा वो लेस होगा। इसलिए इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। जब डिक्रीज करती जाएगी तो बताइए जो सरफेस एनर्जी होगी यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किस पर डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना।
तो ES विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, r के साथ ही क्या करेगा, वेरी करेगा। r नॉट a पावर 1 बाई कितना 3 हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू r नॉट क्यूब ये हो जाएगा। तो यहां से जब मैं रखूंगा तो ये स्क्वायर पहले से ही है, जब क्यूब रखूंगा 2/3 हो जाएगा, तो एक पर कितना बचेगा 2/3 आएगा। भी इसके साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो चूंकि बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करेगा, एक माइनस भी आएगा, एस ए की पावर 2 बाई कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी टर्म हो गया। ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी टर्म हो जाएगा। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी होगी क्या होगा, डिक्रीजेस ड्यू टू दिस, इसके कारण ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बाइंडिंग एनर्जी। ये 2 नंबर हो गया, यानी सरफेस एनर्जी टर्म। अब मैं तीसरे नंबर की बात करूंगा, कोलंबियन एनर्जी टर्म। कोलंबियन एनर्जी टर्म, तो कोलंबियन एनर्जी टर्म में देखिए, प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस रिपेल ईच अदर एंड डिक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी। अभी क्या होगा, जो कोलंबियन एनर्जी टर्म होगा वो क्या होगा, उसकी वजह से हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। हमारे पास क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या अंदर क्या, न्यूक्लियस है। तो आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन क्या होगा भाई, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, बट प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस, अब भाई इनको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपल करेंगे, जब एक दूसरे से रिपल करेंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, डिस्टेंस इसकी बढ़ती जाएगी। तो बताओ, अगर ये क्या करते जाए ऐसे, इस ऑर्डर के लिए देखें, अगर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स कम होता जाएगा। जब फोर्स कम होता जाएगा तो ये ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। आप समझ रहे हो, न्यूक्लियनों से के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, फोर्स कम होगा, बाइंडिंग एनर्जी में क्या आएगी, गिरावट आएगी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये जो कोलंबियन एनर्जी है वो इस टाइप से क्या करेगा, वेरी करेगा। किस टाइप से, तो इसकी जो कोलंबियन एनर्जी है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये आएगा, EC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z-1 E स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, r। ये होती है। अगर मैं कहूं इसका क्या है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी U विल बी इक्वल टू 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z-1 E स्क्वायर बाई r। ये वही चीज तो लिखा ना, यहाँ इसी से मैंने रिप्रेजेंट किया। सिंपली आप लोग क्या है, अब पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं कि इसकी एनर्जी इतनी होती है, ठीक। तो अब देखना, यहां पर r की वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूं, r विल बी इक्वल टू r0, तो ये r विल बी इक्वल टू r0, और a की पावर कितना होता है, 1/3 होता है। ये आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फार्मूला आया, ये क्या है कि ये आपको तो पता है ना, ये पता है किसको, PE ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पूछ रहे कि ये ए स्क्वायर है, ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ इस टाइप का, यू विल बी इक्वल टू 3/5 into 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना। एप्सिलॉन क्या कहते हैं कि क्यू स्क्वायर बाई कितना आर। अगर न्यूक्लियस ना होता, कोई और क्या होता है कि स्फीयर होता, तो उसके लिए हम चार्ज ये लिखते 3/5 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू स्क्वायर बाई आर, ये होता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियंस है, एक न्यूक्लियंस ये, और क्या करते हैं कि, और ये ऐसे लिखा जाता है ना, प्लस जेड ई 1 माइनस जेड ई, इसके बीच की डिस्टेंस आर है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये कोलंबियन क्या कहते हैं कि एनर्जी कहते हैं इसको क्या कहते हैं बच्चों, कोलंबियन एनर्जी कहते हैं। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, ये वैल्यू जब यहाँ पे आर पर रखोगे, तो देखना वो किस तरीके से वेरी करेगा। तो EC विल बी इक्वल टू कितना होगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड माइनस 1 ई स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ये थोड़ा हटा देता हूं, बाई अभी आर की वैल्यू मैंने निकाला, कितना आएगा, आर नॉट ए की पावर 1/3, ये वही है, आर विल बी इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, ठीक है ना। तो जब यहां पे रखूंगा, तो कुछ टर्म को छोड़कर बाकी को मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट ले लेता हूं, ठीक बच्चों। तो देखना, EC विल बी इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, AC मतलब कोलंबियन एनर्जी कांस्टेंट, बचा का जेड माइनस 1 बाई कितना, ए की पावर 1/3, ए की पावर कितना 1/3, बाकी चीजों को मैंने ए में एडजस्ट कर दिया, यानी इतने टर्म को हमने लिया, इतने टर्म को लिया, इस पर वेरी करेगा बस, ठीक है ना। बाकी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को AC को क्या बोलते हैं, कोलंबियन एनर्जी कांस्टेंट, कोलंबियन एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट, कोलंबियन एनर्जी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, ये कोलंबियन एनर्जी कांस्टेंट भी किस में आता है, माइनस में आता है, क्योंकि ये भी माइनिंग एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये भी मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। इससे पहले मैंने सरफेस एनर्जी को भी दिखाया था कि माइनस में होता है, ठीक, और यहां पर भी माइनस में है। अब हम 4th नंबर की बात करेंगे, एसिमेट्रिक टर्म। एसिमेट्रिक टर्म में जो n विल बी इक्वल टू क्या होगा, जेड के इक्वल होगा, यानी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा, तो ये क्या होगा, सिमेट्री होगा। क्या होगा बच्चों, सिमेट्री होगा। अगर ये क्या n बराबर जेड के बराबर नहीं होगा तो एसिमेट्री होगा। पहले सिमेट्री की बात देख लेता हूं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, जैसे ऑक्सीजन 8O16 में, अगर यहाँ पे अगर मैं जेड की बात करूं तो 8 होगा, और n की बात करूं तो 16 माइनस 8 कितना आएगा, 8 आएगा। यानी इस केस के लिए ये क्या होगा, सिमेट्री होगा, यानी n बराबर जेड क्या होगा, इनका रेशियो कितना होगा, 1 होगा। यानी ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। लेकिन क्या करेगा, अगर क्या n बराबर नहीं है जेड के, अगर हैवी न्यूक्लियाई की बात करो, जैसे यूरेनियम की बात करो 92 to 38, तो जेड हमारा 92 हो जाएगा, और जो n होगा हमारा कितना हो जाएगा, 238 माइनस 92 कितना हो जाएगा, आई थिंक आएगा 8 कितना होगा, 6 हो जाएगा, 146 आएगा न्यूट्रॉन। तो ये क्या हैवी न्यूक्लियाई के लिए क्या हो जाएगा, ये जो n बराबर जेड लाइन है, इससे क्या कर जाएगा, ये डिपार्चर हो जाएगा, यानी n बराबर जेड लाइन से ये क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। और ये सिमेट्री क्यों बताता है, ये सिमेट्री क्यों बताता है, क्योंकि ये इवन न्यूक्लियाई हो गया, यानी जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन है, और ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर के फॉर्म में क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, एकदम बढ़िया से क्या कर जाएंगे, ये इंटरेक्ट कर जाएंगे। यानी ये क्या हो जाएगा,
ये क्लोज पैक बना लेंगे, ये क्लोज पैक बना लेंगे, तो ये सिमेट्री को शो करेंगे। लेकिन हैवी न्यूक्लियाई के लिए ये क्या हो जाएंगे, एसिमेट्री होंगे। ये क्या होंगे बच्चों, एसिमेट्री हो जाएंगे, यानी n बराबर जेड लाइन से ये क्या कर जाएंगे, बेंड कर जाएंगे। जब ए लाइन से बेंड कर जाएंगे तो होगा क्या, एज द न्यूक्लियस बिकम्स हैवियर द डिपार्चर फ्रॉम द n बराबर जेड लाइन इंक्रीजेस। यानी ये क्या हो जाएगा, एसिमेट्री के लिए हैवी न्यूक्लियस के लिए क्या हो जाएगा, ये n बराबर जेड लाइन से क्या कर जाएगा, ये डेविएट हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, ठीक है ना। तो एसिमेट्री रिजल्ट इन द डिक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी, और ये क्या करेगा, ये जो रिजल्ट होगा एसिमेट्री, ये बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, तो डिक्रीज करेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, ये देखिए हमारे पास क्या है, Z है, और ये हमारे पास क्या है, N है, नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन है, और ये हमने क्या किया, n बराबर कितना बना दिया, n बराबर जेड के लिए ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। ये इसके लिए हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा, लेस देन 20 से 20 के नीचे क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे जैसे 20 के ऊपर जाएंगे ये क्या कर जाएगा, ये ऐसे बेंड करता जाएगा, ये ऐसे से क्या करता जाएगा, बेंड कर जाएगा। यानी इसमें n इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, n ग्रेटर देन z हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बॉन्डिंग एनर्जी में क्या करेगा, थोड़ा डिक्रीमेंट लाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ये क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो जहां से अगर मैं एसिमेट्री एनर्जी टर्म देखूं, तो एसिमेट्री एनर्जी ये क्या हो जाएगा, E is directly proportional to the n minus z के स्क्वायर के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ ही साथ ये मास नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा, n माइनस जेड का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एनर्जी तो माइनस में आएगी, क्योंकि ये क्या करता है, डिक्रीज करता है बॉन्डिंग एनर्जी को, तो ए हो जाएगा, यानी एसिमेट्री एनर्जी कांस्टेंट मिलेगा। तो n माइनस जेड का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर मैं क्या कहूं, अगर n की वैल्यू क्या कर दूं, ए माइनस कितना जेड रख दूं, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड होता है। तो जब मैं यहाँ पे अगर ये रख दूं तो कितना आ जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ए माइनस 2z हो जाएगा स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हमारा एसिमेट्री टर्म हो गया। यहाँ पे जो ए है क्या है, एसिमेट्री एनर्जी कांस्टेंट है, एसिमेट्री एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है। तो ये बात हो गई, ठीक। और ये कैसे आया, आप देख लो, जेड माइनस वो n माइनस जेड, यहाँ रखोगे ए माइनस जेड कितना हो जाएगा, ए माइनस 2z हो जाएगा। तो यही तो मैंने लिखा यहाँ पर। अब फोर्थ नंबर हो गया, अब मैं फिफ्थ नंबर की बात करूंगा। जो फिफ्थ नंबर है हमारा, वो क्या है बच्चों, वो हमारा पेयरिंग एनर्जी टर्म है। क्या है, फिफ्थ नंबर हमारा पेयरिंग एनर्जी टर्म है, पेयरिंग एनर्जी टर्म है, पेयरिंग एनर्जी टर्म है। देखना, जो पेयरिंग एनर्जी टर्म है हमारा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, पेयरिंग एनर्जी टर्म। तो यहां पे देखना, अगर मैं इवन न्यूक्लियाई की बात करूं, किसकी बात करूं, इवन न्यूक्लियाई की बात करूं। इवन न्यूक्लियाई क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल, क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। मोस्ट स्टेबल क्यों होते हैं, अगर मैं यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं मान लो कि 14 प्रोटॉन है और 14 क्या है, न्यूट्रॉन है, तो इसमें होगा क्या, जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा पेयर के फॉर्म में क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं।
पेयर के फॉर्म में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो कोई एक्स्ट्रा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं बचेगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे। पेयर के फॉर्म में होंगे तो मोस्ट स्टेबल होंगे, क्योंकि कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अकेले नहीं बचेंगे, ठीक है ना। तो ये मोस्ट स्टेबल होती है और ये पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इवन ऑड की बात करूं, इवन ऑड या ऑड इवन की बात करूं, या ऑड इवन की बात करूं, तो ये मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट स्टेबल होते हैं। मॉडरेट मतलब उससे थोड़ा कम। क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? अगर मैं क्या कह दूं कि ये हमारे पास जो प्रोटॉन है वो कितना है, ऑड है, 13 ऑड ही है ये प्रोटॉन। और क्या है, जो न्यूट्रॉन है अगर मैं कहूं कि ये ऑड है, तो दूसरा क्या है, इवन है, दूसरा क्या है, इवन है। तो देखिए, अगर एक ऑड है एक इवन है, अगर एक ऑड है तो एक इवन है, यानी ये 15 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये जो इवन है ये क्या करेंगे, ये इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो जितना ये बढ़ा देगा उतना ये क्या कर देगा, कम कर देगा। इवन ऑड की बात कर रहा हूं, जितना एक बढ़ाएगा उतना दूसरा क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी तब ये जो मॉडरेट स्टेबल है वो क्या हो जाएगा, ये जो एनर्जी देगा वो क्या कर देगा, 0 के बराबर देगा, क्योंकि एक दूसरे के कैंसिल को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, इसलिए ये मॉडरेट स्टेबल होता है। अच्छा, अगर मैं केवल ऑड ऑड की बात करूं, ऑड ऑड की बात करूं, ऑड ऑड की बात करूं, तो ये क्या होता है पता है, ये लीस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। और ये खास बात क्या है, ये ये लीस्ट स्टेबल होता है, ये नेगेटिव एनर्जी देता है, ऑड ऑड, ठीक है ना। क्यों ये लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर 13 प्रोटॉन है 13 न्यूट्रॉन है, तो बताइए अगर मैं पेयर की बात करूं, 2 into 6 यानी 12 हो गया, एक एक्स्ट्रा बच गया। यहाँ भी 2 into 6 यानी 12, एक एक्स्ट्रा बच गया। 12 तो पेयर पेयर के साथ बना लेंगे, लेकिन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बना लिया, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये तो इंटरेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रोटॉन और ये क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इसलिए ये क्या करता है कि लीस्ट स्टेबल होता है और ये नेगेटिव एनर्जी देती है। यानी मोस्ट स्टेबल पॉजिटिव एनर्जी और लीस्ट स्टेबल नेगेटिव एनर्जी, मॉडरेट स्टेबल कोई एनर्जी नहीं गिवन करती। ठीक बच्चों, तो इसके लिए चलते हैं, हम क्या करते हैं, एनर्जी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ईपी होगा, ईपी मतलब पेयरिंग एनर्जी होगी हमारा एपी, ये क्या है, पेयरिंग एनर्जी कांस्टेंट है, एपी बाई ए पावर 3/4। ये किसके लिए होगा, इवन इवन के लिए होगा, इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए होगा, ठीक है ना। किसके लिए होगा बच्चों, इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए होगा। और क्या कहते हैं कि ये प्लस में होगा, और यही क्या करते हैं, माइनस एपी बाई कितना, ए पावर 3/4। ये क्या हो जाएगा, ऑड ऑड न्यूक्लियाई के लिए होगा, ऑड ऑड न्यूक्लियाई के लिए होगा। अगर दोनों को कंबाइंड और क्या करते हैं कि, और यही एनर्जी क्या करते हैं कि ये 0 होगा, किसके लिए होगा, बोलो, इवन ऑड के लिए होगा, इवन ऑड के लिए होगा या ऑड इवन के लिए होगा। अभी मैंने तीनों चीज निकाल दिया, अब सबको कंबाइन कर दो, यानी ए भी पी है, ए भी ईपी है, सब कंबाइन कर दो तीनों को, यानी ईपी क्या होगा, ओवरऑल प्लस माइनस कितना होगा, एपी बाई कितना, ए पावर 3/4 हो जाएगा। ये हमारा पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, हो जाएगी। एपी क्या है हमारा, एपी क्या है, पेयरिंग एनर्जी कांस्टेंट है।
पेयरिंग एनर्जी कांस्टेंट है। पेयरिंग एनर्जी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। अब ये जितनी भी एनर्जी मैंने निकाली सबको मैं क्या करता हूँ? ऐड कर देता हूँ। यानी इसका मतलब ये है, यानी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी विल बी फर्स्ट कितना? देखिए, ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म, दूसरा क्या सरफेस एनर्जी टर्म, तीसरा कूलम्बियन एनर्जी टर्म, चौथा एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म, पांचवा पेयरिंग एनर्जी टर्म। सबको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये वाला जो आया था हमारे पास AV इंटू ए था माइनस AS कितना था? A की पावर 2/3 था, 2/3 था, माइनस AC Z, और Z माइनस कितना 1। आप देख सकते जो मैंने कैलकुलेट किया, डिवाइड बाई A पावर हाफ, 1/3 हो जाएगा, माइनस AA हो जाएगा कितना? A माइनस 2Z का स्क्वायर बाई कितना? A हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा? AP बाई कितना हो जाएगा? A पावर 3 बाई कितना? 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी दे देगा। और यही सेमी इंपिरिकल फार्मूला होता है, ये बाई बेथ एंड विस्कर। ठीक है ना? ये हमने बताया कि वॉल्यूम एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म, कूलम्बियन एनर्जी टर्म, एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म, और क्या पेयरिंग एनर्जी टर्म होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? सेमी इंपिरिकल फार्मूला है। यानी सेमी इंपिरिकल फार्मूला में हम क्या करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। ये एनर्जी क्या करते हैं? इसको बाइंडिंग एनर्जी को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेयरिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक बच्चों? तो आई होप कि ये बाइंडिंग एनर्जी या सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला, SEMF बोलते हैं। ठीक है ना? तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, ओके।